हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा चैप्टर है बायो के अंदर वो रहने वाला है न्यूट्रिशन यानी पोषण। आज हम जानेंगे कि हम लोग जो खाने के माध्यम से कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट है जिनसे हमें एनर्जी मिलती है और कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट है जिनको खाने से हमें एनर्जी तो नहीं मिलती, लेकिन अगर उनकी डेफिशिएंसी हो जाए तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे डिजीज हो सकते हैं, बहुत सारे रोग हो सकते हैं। तो इसने आपसे पूछा क्या है कि निम्न में से किस पोषक तत्व से ऊर्जा नहीं मिलती है। ये वाला इसने पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रेंट्स डज नॉट प्रोवाइड एनर्जी। ऐसा कौन सा न्यूट्रेंट है जो हमें एनर्जी नहीं देता है, ये वाली बात इसने पूछी है। मैं इस क्वेश्चन को एक बार आप यहाँ पे छोड़ देते हैं, आप लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो आज का हमारा चैप्टर है वो है न्यूट्रिशन वाला। न्यूट्रिशन यानी चैप्टर का नाम क्या है, पोषण। और इसके अंदर हम जानते हैं कि न्यूट्रिशन का मतलब ही क्या हुआ कि हम लोग जब फूड लेते हैं, हम जब खाने को खाते हैं, उस खाने के ऊपर हमें आज डिस्कस करना है। तो देखिए, न्यूट्रिशन का मतलब होता है इनटेक ऑफ फूड। देखिए, इनटेक ऑफ फूड यानी हमने जिस अवस्था के अंदर, जिस फॉर्म में जो भोजन हम लोगों ने लिया है, उस फूड का डाइजेशन ह्यूमन बॉडी के अंदर कैसे होता है, ये तो हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। लेकिन आज हमें देखना है कि इस न्यूट्रिशन के अंदर या हम जो न्यूट्रिएंट ले रहे हैं वो कौन से हमें एनर्जी देंगे या कौन से नहीं देते हैं। अब इनटेक ऑफ फूड, हम खाना खा रहे हैं, उस खाने के अंदर हम ऐसा क्या ले रहे हैं जिससे हमें एनर्जी मिल रही है और जिससे हमारी पूरी बॉडी काम कर रही है। आपने कई बार ऐसा नोट किया होगा कि जब हम सुबह खाना नहीं खा पाते तो एक टाइम ऐसा आता है कि हम शाम तक काम करते ही रहते हैं, तो वो जो एनर्जी है हमारी बॉडी के अंदर वो कैसे बनी रहती है, आइए अपन डिस्कस करते हैं। यानी न्यूट्रिशन का मतलब ये क्या है कि हम जो न्यूट्रिएंट खाते हैं, हम जो न्यूट्रिएंट खाते हैं, हम जो पोषक तत्व खाते हैं ना, इन पोषक तत्वों को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। नाम क्या है, न्यूट्रिएंट यानी पोषक तत्व। इनको हम दो भागों के अंदर डिवाइड करके पढ़ते हैं। कैसे होता है, अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर दूं, इस क्वेश्चन को मैं एक बार यहाँ पे कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि ये न्यूट्रिएंट्स कितने प्रकार के होते हैं। न्यूट्रिएंट यानी जो पोषक तत्व है ना, ये पोषक तत्व हम इनको दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं। कौन कौन से है देख लीजिए। पहला तो कौन सा होता है, पहला यहाँ पर है जिसका नाम रहेगा मैक्रोन्यूट्रिएंट। एक तो होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट, मैक्रोन्यूट्रिएंट, ठीक है। और दूसरे कौन से होते हैं, दूसरे का नाम है माइक्रोन्यूट्रिएंट। दूसरे हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट। अब बात यह है कि ये मैक्रोन्यूट्रिएंट कौन से होते हैं और ये माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन से होते हैं, आइए अपन डिस्कस करते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट का मतलब ये हुआ कि जिनसे हमें एनर्जी मिलती है, जिनसे हमें एनर्जी मिलती हो, जिनसे हमारे शरीर को क्या मिलती हो, ऊर्जा मिलती हो, वो क्या होते हैं, वो मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं। या फिर हम जिनको ग्राम की फॉर्म में लेते हैं, हम जिनको ग्राम की फॉर्म में लेते हैं या जिसे हम ज्यादा खाते हैं ना, वो क्या होते हैं, वो होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट। वो क्या होते हैं, वो मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, एक तो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये क्या है, ये एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है। आपको पता होगा हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ से बनती है, इन्हीं कार्बोहाइड्रेट से बनती है। फिर अगर मैं कहूँ कि जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन, अब प्रोटीन कितने टाइप का होता है, हमारे शरीर को कुल कितने प्रोटीन की आवश्यकता होती है, कितने प्रोटीन है जो हम डाइट से लेते हैं और कितने प्रोटीन है जो हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। फिर इसके अंदर आता है लिपिड्स यानी फैट, लिपिड्स या फिर आप बोल देते हो इनको फैट, वसा। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट या लिपिड्स, ये तीन ऐसे न्यूट्रिएंट हैं जो हमें एनर्जी देते हैं। ये क्या होते हैं, ये एनर्जी वाले कंपाउंड होते हैं जिनको अपन क्या बोलते हैं,
जिनको मैक्रो न्यूट्रेंट कहते हैं, जिनको अपन लोग जो है ग्राम की अवस्था में लेते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि कार्बोहाइड्रेट जो है ये हमें पर डे कितनी लेनी चाहिए, तो कार्बोहाइड्रेट हमें पर डे 300 से लेकर के ना कम से कम 400 ग्राम तक कार्बोहाइड्रेट जो है ये हमारी बॉडी के अंदर जाता है। ऐसे ही जो प्रोटीन है ये पर डे 70 टू लेकर के 100 ग्राम तक ये हमारी बॉडी के अंदर पर डे प्रोटीन जो है ये हमें लेना चाहिए। फैट जो लिपिड है ना ये हमें पर डे जो है 50 ग्राम के आसपास जो फैट है ये हमारी बॉडी के अंदर जाना चाहिए, जिनसे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। अब ये तो हो गए मैक्रो न्यूट्रेंट। माइक्रो न्यूट्रेंट कौन से होते हैं, जो हम भोजन के माध्यम से खाते जरूर हैं लेकिन एनर्जी नहीं मिलती है। जैसे विटामिन, यानी जो विटामिन है ये हम भोजन के माध्यम से ले रहे होते हैं, लेकिन कभी आपने सुना कि विटामिन जो है ये हमारे शरीर को एनर्जी देते हैं क्या, तो नहीं देते। तो फिर हम ऐसा क्या करते हैं कि विटामिन खाते हैं, क्योंकि देखो विटामिन की अगर हमारे शरीर में डेफिशिएंसी हुई, विटामिन की हमारे शरीर में कमी हुई, तो क्या हो जाएगा, हमारी बॉडी के अंदर जो बायोलॉजिकल रिएक्शन है वो सारी इनबैलेंस हो जाती है और उससे हमारी बॉडी के अंदर अनेक प्रकार के डिजीज या अनेक प्रकार के रोग हो सकते हैं। जैसे कई बार क्वेश्चन आता है कि रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस जो है ये कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है, तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है। आपसे पूछ लेगा विटामिन बी की कमी से होने वाला कौन सा रोग है, विटामिन सी की कमी से होने वाला कौन सा रोग है। ऐसे ही अगर हमने विटामिन को ना लिया तो विटामिन की डेफिशिएंसी होगी, कमी होगी, शरीर के अंदर कमी होगी, तो हमारे शरीर में अनेक प्रकार के रोग हो सकते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट अगर आप देखें मिनरल, जो लवण होते हैं। अब ये जो मिनरल है और चाहे मैं कहूँ कि वाटर यानी जो पानी होता है, क्या ये हमें किसी न किसी प्रकार की एनर्जी, ऊर्जा देते हैं क्या, तो एनर्जी नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी हमें लेना पड़ता है। एक क्वेश्चन आता है, एक ग्लास अगर आपने पानी लिया तो वो आपको कितनी एनर्जी देगा, तो आपको 0 एनर्जी देगा। एक ग्लास पानी का क्वेश्चन काफी बार आया है, तो ये चीजें पता होनी चाहिए। ये क्या होते हैं, ये माइक्रो न्यूट्रेंट होते हैं जो हम बिल्कुल कम लेते हैं, जो हम कम खाते हैं, जो हमें कम खाने पड़ते हैं, इसीलिए इनको क्या बोल दिया, माइक्रो न्यूट्रेंट। और ये क्या है, मैक्रो न्यूट्रेंट। तो अब हमें क्या कम करना है, एक एक करके ना इस चैप्टर के अंदर कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कितने टाइप का होता है, किससे बनता है, ये पढ़ना है। फिर प्रोटीन पढ़ना है, फिर लिपिड्स पढ़ने हैं और फिर हमें विटामिन पढ़ने हैं। तो इतनी चीजें हमें इस चैप्टर से पढ़नी है। चैप्टर का नाम क्या है, न्यूट्रिशन यानी पोषण, और हमें मेन क्या पढ़ने, इसमें न्यूट्रेंट पढ़ने हैं, पोषक तत्व पढ़ने हैं। ठीक है, तो चलिए आप इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। इस क्वेश्चन ने पूछा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रेंट्स डज नॉट प्रोवाइड एनर्जी। इनमें से ऐसा कौन सा न्यूट्रेंट है या ऐसा कौन सा पोषक तत्व है जो हमें ऊर्जा नहीं देता। तो मैंने आपको अभी बताया कि ये तो हमें ऊर्जा देते हैं और ये हमें एनर्जी नहीं देते। तो इनमें आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, विटामिन, मिनरल, वाटर। इसमें क्या ऑप्शन दे रखा है, विटामिन। विटामिन वो चीज है जो हमें किसी प्रकार की एनर्जी या ऊर्जा नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी अपने को विटामिन पढ़ने पड़ेंगे। आइए शुरुआत करेंगे सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट से कि ये क्या होता है, ये किससे मिलकर के बना होता है। विच टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इसने आपसे पूछ रखा है कार्बोहाइड्रेट्स जो है ना ये कितने टाइप के होते हैं और ये क्या क्या काम करते हैं। आइए आप कार्बोहाइड्रेट्स को फुल डिटेल के अंदर जान लेते हैं। पूछ रखा है कार्बोहाइड्रेट्स, सबसे पहली बात तो आती है, देखो कार्बोहाइड्रेट्स यानी ये किस किस से बना है, ये कार्बन से बना है, इसमें हाइड्रोजन है और इसमें क्या है, ऑक्सीजन होता है। तो ऐसा न्यूट्रेंट या ऐसा पोषक तत्व जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो, उसे आप क्या बोलेंगे, उसे हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। कई बार ये पूछ लेता है, देखो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये क्या होता है, एक प्रकार की सर्कला है, ग्लूकोज है। और ग्लूकोज जो होता है ना, इस ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6 होता है। ये क्या होता है, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है।
और इनका रेशियो अगर आपसे पूछे कि कार्बन कितना होता है, हाइड्रोजन कितना होता है और ऑक्सीजन कितना होता है, तो रेशो यहां से क्या बन जाएगा, 1:2:1, ये आपका यहां पर बन जाएगा। ठीक है ना। तो ये किसका रेशो है, ये कार्बन का, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे आएगा, जो कार्बोहाइड्रेट्स है ये हमें पर डे कितना लेना चाहिए। देखिए जो कार्बोहाइड्रेट्स है ये हमें पर डे यानी एक दिन में हमें कितना लेना चाहिए। तो एक दिन में मैंने आपको अभी करवाया, कम से कम 300 से लेकर के 400 ग्राम तक जो कार्बोहाइड्रेट है ना, ये हमें पर डे लेना चाहिए। ठीक है ना। क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा जो एनर्जी है, सबसे ज्यादा एनर्जी, सबसे ज्यादा ऊर्जा जो है ये हमारे शरीर को कौन देता है, ये कार्बोहाइड्रेट ही देता है। सबसे ज्यादा ऊर्जा कौन देता है, वो कार्बोहाइड्रेट ही देता है। इसीलिए क्वेश्चन कई बार ये भी आता है, इंस्टेंट एनर्जी यानी तत्काल ऊर्जा के लिए हमें क्या न्यूट्रिएंट लेना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स लेना चाहिए। तो कार्बोहाइड्रेट किससे बना है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, ये इसका रेशो बनता है। तो पर डे इतना लेना चाहिए। कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि अगर आप 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें कितनी एनर्जी मिलती है, तो 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। कितनी मिलती है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लोगे ना तो आपको क्या मिलेगी, आपको 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। तो ये तो हो गया 1 ग्राम से, और ये हो गया कि पर डे फिर हमें कितना चाहिए, 300 से 400 ग्राम लेना चाहिए। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि आपको 4 ऑप्शन दे देगा, पूछ लेगा कि हमें सबसे ज्यादा एनर्जी या सबसे ज्यादा ऊर्जा कौन देता है, कार्बोहाइड्रेट ही देता है। नेक्स्ट पॉइंट, कार्बोहाइड्रेट जो है इसका डाइजेशन ह्यूमन बॉडी के अंदर कहां पर शुरू होता है। कार्बोहाइड्रेट्स का जो डाइजेशन है या जो पाचन है ये हमारे शरीर में कहां पर शुरू होता है। देखिए हमारे भोजन के अंदर कार्बोहाइड्रेट भी है, फैट भी है यानी लिपिड्स भी है, और मैंने कह दिया कि प्रोटीन भी है। तो ऐसा न्यूट्रिएंट जिसका पाचन या जिसका डाइजेशन हमारे माउथ के अंदर ही शुरू हो जाता है, भी हमने भोजन का एक मॉलिक्यूल लिया, उसको अपने माउथ के अंदर रखा और हमने इसको चबाना शुरू किया, तो चबाते चबाते ही एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट। इसका पाचन हमारे माउथ के अंदर ही शुरू हो जाता है। कैसे होता है, देखिए हमारे माउथ की अगर हम बात करें, हमारे माउथ के अंदर 3 चीजें मैंने आपको करवाने वाली है। कौन सी, एक तो होते हैं टीथ, ठीक है, एक होती है टंग यानी जीभ, ये इनके भी फंक्शन होते हैं, और एक इसमें होती है सलाइवरी ग्लैंड। क्या होती है, सलाइवरी ग्लैंड होती है यानी लार ग्रंथियां होती है। सलाइवरी ग्लैंड यानी लार ग्रंथियां होती है। तो हमारे माउथ के अंदर जो लार ग्रंथियां होती है ना, जो सलाइवरी ग्लैंड है, इनमें एंजाइम बनते हैं। इनसे क्या निकलते हैं, इनसे निकलते हैं एंजाइम। अब ये कौन से एंजाइम निकलते हैं ये आपको यहाँ पर पता कर लेना है। हमारी सलाइवा के अंदर, हमारी लार के अंदर 2 एंजाइम निकलते हैं। पहला कौन सा होता है, एक एंजाइम तो होता है सलाइवरी माइलेज, एक तो कौन सा होता है सलाइवरी माइलेज, एक तो ये होता है, और दूसरा कौन सा होता है, लाइसोजाइम होता है। कौन सा होता है, लाइसोजाइम होता है। ये 2 एंजाइम जो है ना ये हमारे भोजन के अंदर मिलेंगे। देखो आपने कभी सुना होगा ना कि भोजन को हमेशा चबा चबा करके खाना चाहिए। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो हमारे माउथ के अंदर दांत हैं, ये हमारे भोजन को काटने का यानी कटिंग करने का, बाइटिंग का, या फिर ग्राइंडिंग का, मिक्सिंग का, ये काम कौन करते हैं, ये हमारे टीथ करते हैं। फिर जो हमारी टंग है ये हमें क्या बताएगी कि हमारे माउथ में जो खाना है उसका टेस्ट कैसा है, उसका स्वाद कैसा है। उसके बाद जो सलाइवरी ग्लैंड है, जो लार ग्रंथियां है ना, ये क्या निकालती है, ये एक लिक्विड निकालती है जिसका नाम होता है सलाइवा यानी लार। इस लार के अंदर 2 एंजाइम होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सलाइवरी माइलेज और लाइसोजाइम। क्या काम करेंगे,
हमारे माउथ के अंदर जो भोजन का मॉलिक्यूल रखा हुआ है जिसको हम चबा रहे हैं, उसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है, और जिस कार्बोहाइड्रेट को अपन ने किस फॉर्म में लिया, अपन ने कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च की फॉर्म में लिया, और इस स्टार्च को ये माल्टोज के अंदर चेंज कर देता है। किसके अंदर? ये माल्टोज के अंदर चेंज कर देता है। यानी हमने जिस कार्बोहाइड्रेट को लिया, वो कार्बोहाइड्रेट हमने किस रूप में खाया, तो हमने तो खाया उसको स्टार्च की फॉर्म में, और वो स्टार्च जैसे हमारे माउथ के अंदर गया तो उसका डाइजेशन शुरू हो गया। वो टूटा किसके अंदर? वो सबसे पहले माल्टोज के अंदर टूटा था, और माल्टोज में चेंज किसने किया? उस एंजाइम का नाम है सलाइवरी एमाइलेज। ये वाला एंजाइम करता है। तो फिर ये दूसरे वाला एंजाइम क्या काम करता है? ये हमारे माउथ के अंदर जो भोजन है उसमें अगर किसी प्रकार का बैक्टीरिया वगैरह लगा हुआ है, ठीक है, तो इस बैक्टीरिया को किल करने का जो काम करता है, इस बैक्टीरिया को मारने का जो काम करता है ना, वो लाइसोजाइम एंजाइम करता है। तो मैंने आपको दो क्वेश्चन बताए कि एक तो हमारे भोजन के अंदर जो शर्करा है, जो कार्बोहाइड्रेट है, वो किस फॉर्म में अपन ने खाया? अपन ने स्टार्च की फॉर्म में खाया, और उसका डाइजेशन कहाँ पर शुरू हुआ? उसका डाइजेशन हमारे माउथ के अंदर शुरू हुआ। माउथ में शुरू हुआ तो किसने करवाया? तो एंजाइम ने करवाया। कौन सा एंजाइम है? सलाइवरी एमाइलेज, और दूसरा कौन सा आता है? लाइसोजाइम। इसीलिए कहते हैं ना कि जब आप भोजन को कुछ समय तक चबाते हो, चबा रहे हो चबा रहे हो चबा रहे हो, तो उससे क्या मिल जाएगी? उससे फिर वो खाना जो है ना, कुछ समय के बाद हमें मीठा लगने लगता है। क्यों? क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट है ना, ये मीठा होता है, शर्करा होती है, तो ये अपनी मिठास को छोड़ता है वहां पर। तो याद रखना, हमारे माउथ के अंदर कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जिसका डाइजेशन कहाँ पर शुरू होता है। अगर ये पूछे ना कहाँ पर शुरू होता है, तो फिर आपने बताना है इसका डाइजेशन हमारे माउथ के अंदर ही शुरू होता है। लेकिन याद रहे, यहाँ पर कितना होता है? तो पार्शियल डाइजेशन होता है। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर पार्शियल डाइजेशन होता है, यहाँ पर आंशिक पाचन होता है। पार्शियल डाइजेशन यानी आंशिक पाचन बोलते हैं इसको। आप ऐसा नहीं कहेंगे कि पूर्ण पाचन होता है, तो ये होता है आंशिक पाचन। तो हमारे माउथ के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है उसका कितना परसेंट तक है? तो कार्बोहाइड्रेशन का डाइजेशन 70% तक कहाँ हो जाता है? ये हमारे माउथ के अंदर ही हो जाता है। इसीलिए तो क्वेश्चन आता है इंस्टेंट एनर्जी, तत्काल ऊर्जा, इंस्टेंट एनर्जी यानी तत्काल ऊर्जा के लिए हमें कौन सा न्यूट्रिएंट लेने की आवश्यकता होती है? तो तत्काल ऊर्जा के लिए हमें कार्बोहाइड्रेट्स ही लेते हैं। जैसे आपने कभी पिया होगा ग्लूकोन डी या ग्लूकोज डी, वो क्या होता है? वो एक प्रकार की कार्बोहाइड्रेट ही है। क्यों? और वो पीने से हमारी बॉडी के अंदर क्या आ जाती है? एनर्जी। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे वो हमारे माउथ के अंदर जाएगी ना, तो माउथ के अंदर सलाइवा है, और सलाइवा के अंदर ये वाले एंजाइम है, ये इसका डाइजेशन माउथ में शुरू कर देते हैं। इसीलिए तो जब भी क्वेश्चन आए कि तत्काल ऊर्जा के लिए हमें कौन से न्यूट्रिएंट को लेना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट को लेना चाहिए। हो जाएगा। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स जो है पर डे हमें 300 से लेकर के 400 ग्राम तक लेना चाहिए। ज्यादा एनर्जी यही देता है। इसका रेशो क्या होता है? तो ये वाला होता है, और फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6 होता है। अब हम जान लेते हैं कि विच टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट्स जो है आगे कितने टाइप का होता है। देखिए, इसने पूछा है विच टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है ये आगे 3 टाइप का होता है, इसके आगे 3 टाइप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है मोनोसेकेराइड। पहला तो है मोनोसेकेराइड, ठीक है ना, इसको बोलते हैं मोनोसेकेराइड। अब देखो, जो मोनोसेकेराइड है इसका मतलब होता है, मोनो का मतलब क्या है? सिंगल, और सेकेराइड क्या है? स्मॉल यूनिट। देखो ऐसे क्वेश्चन आए ना, कार्बोहाइड्रेट की स्मॉल यूनिट क्या होती है, छोटी इकाई क्या होती है? तो वो होती है सेकेराइड। क्या होती है?
वो सेकेराइड होती है, वो शर्करा होती है। ठीक है। अब देखो मोनोसेकेराइड, मोनो का मतलब होता है सिंगल, यानी जो एक ही प्रकार की शर्करा हो, जो टूटे ही ना, जो डिवाइड ही ना हो, वो क्या होती है, वो मोनोसेकेराइड शर्करा होती है। ठीक है। जैसे आप देख लेते हैं सेकंड कौन सी होती है, एक होता है ओलिगोसेकेराइड, 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 या फिर इसको किसी बुक में देखोगे ना आप, तो डाइसेकेराइड भी लिखा आ सकता है। डाइसेकेराइड या ओलिगोसेकेराइड बात एक ही आती है। और तीसरा कौन सा टाइप होता है, तो तीसरा होता है पॉलीसेकेराइड। तीसरा कौन सा होता है, तीसरा होता है पॉलीसेकेराइड। तो ये तीन टाइप की क्या होती है, शर्करा होती है। अब इसमें देखो पहला कौन सा है कि जो सिंगल सेकेराइड हो, जो सिंगल ही हो, ओनली ऑन क्या हो, जो सिंगल हो, जो एक ही शर्करा हो, जो टूटे ही ना, जो डिवाइड ही ना हो, यानी जिसे हम विभाजित नहीं कर सकते, जिसे विभाजित नहीं कर सकते, जिसे विभाजित नहीं कर सकते, वो क्या होती है, नहीं करते, वो क्या है, वो है मोनोसेकेराइड। जिस अब ये है जो दो या दो से अधिक, 2 से लेकर के 9 तक मोनोसेकेराइड के अणुओं से मिलकर के बनती हो, जो कम से कम कितनी हो, 2, और मैक्सिमम कितनी हो, 9। 2 से 9 के बीच में जो मोनोसेकेराइड के मॉलिक्यूल होते हैं, उनसे मिलकर जो बनती है ना, उनको बोलते हैं ओलिगोसेकेराइड। ठीक है। और तीसरा है पॉलीसेकेराइड, जिसमें कम से कम तो कितने हो, 10, कम से कम 10 और अधिकतम कितने ही हो सकते हैं, जो कम से कम 10 हो या 10 से ज्यादा भी हो, तो किसके, डाइसेकेराइड और मोनोसेकेराइड, इन दोनों के जो मॉलिक्यूल जुड़ करके बनते हैं ना, उनको बोलते हैं पॉलीसेकेराइड। ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स आगे कितने टाइप की होती है, कार्बोहाइड्रेट्स आगे 3 टाइप की होती है, और तीनों टाइप कौन कौन से होते हैं, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। ठीक है। तो आइए अब हम एक एक करके देख लेते हैं कि मोनोसेकेराइड के एग्जाम्पल क्या होते हैं, डाइसेकेराइड क्या होती है, ओलिगोसेकेराइड क्या होती है, या पॉलीसेकेराइड क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, निम्न में से किसे गन्ने वाली शर्करा भी कहा जाता है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड कैन शुगर, यानी क्वेश्चन आता है शुगर कैन शुगर, गन्ने वाली शर्करा। अब देखो आपा ने गन्ने को खाया है, मैं एक तो होता है गन्ने का जूस, जूस की बात नहीं कर रहा हूँ, आप सीधा गन्ना खा रहे हो, तो गन्ना खाने में आपको मीठा लगता है, उसके पीछे रीजन क्या है आपा जान लेते हैं। ये जो ऑप्शन दे रखे हैं ना आपको, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ये सारे के सारे किसके हैं, ये सारे मोनोसेकेराइड होते हैं। क्या होते हैं, ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल है ना, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, ये सारे मोनोसेकेराइड के एग्जाम्पल है। मोनोसेकेराइड जो कार्बोहाइड्रेट होती है ना, इस कार्बोहाइड्रेट के ही एग्जाम्पल है। ठीक है। अब देखो पहला ऑप्शन इसमें क्या दे रखा है, पहला ऑप्शन दे रखा है ग्लूकोज। इस ग्लूकोज के बारे में क्या क्वेश्चन आ जाता है, इसे कहते हैं ब्लड शुगर, इसे क्या कहते हैं, इसे ब्लड शुगर भी कहा जाता है। अगर हम बात करें इसे रक्त वाली शर्करा भी कहा जाता है, या फिर पूछेगा हमारे रक्त के अंदर एक शर्करा होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम ग्लूकोज बोलते हैं। मैंने आपको अभी बताया होगा हमारी बॉडी या हमारी प्रत्येक सेल ये तभी काम करेगी जब हमारे शरीर के अंदर एनर्जी बनेगी, जब हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा बनेगी। और ऊर्जा का मतलब क्या है, इसको बोलते हैं ब्लड शुगर। अगर हमारे ब्लड के अंदर, हमारे रक्त में जो ग्लूकोज है, ये इसकी मात्रा पूरी रहेगी तो ये हमारे लिए काम करते रहेगा। और मैंने आपको ये बताया होगा कि जिस दिन हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो गई, ये एक्सेस अमाउंट में बन गया, तो यही ग्लूकोज चेंज किसके अंदर हो जाएगा, यही ग्लाइकोजन के अंदर चेंज हो जाता है। किसके अंदर, ग्लाइकोजन के अंदर। और यही ग्लाइकोजन हमारे लीवर के पास जाएगा और ये स्टोर हो जाता है। लीवर के पास क्या हो जाएगा, लीवर के पास जाकर के स्टोर हो जाता है। तो याद रखना
इस ब्लड शुगर को, जिसका नाम है ब्लड शुगर क्या, ग्लूकोज, ग्लूकोज को चेंज कौन करता है, तो एक हार्मोन मैंने बताया होगा, इंसुलिन हार्मोन। और यही जो इंसुलिन हार्मोन होता है ना, ये हमारी ब्लड शुगर जिसका नाम है ग्लूकोज, अगर ये एक्सेस अमाउंट में हुआ तो डॉक्टर क्या बोलते हैं, आपका शुगर लेवल बढ़ा हुआ है। डॉक्टर क्या बोलते हैं ना कि आपका तो शुगर बढ़ गया है। शुगर क्यों बढ़ गया, अगर जिस व्यक्ति के अंदर इंसुलिन की कमी हुई तो यही ग्लूकोज चेंज नहीं होगा किस में, ग्लाइकोजन के अंदर, तो हमारे ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाएगा। शुगर लेवल बढ़ेगा तो लास्ट के अंदर ऐसा भी आता है कि किसी किसी व्यक्ति को डायबिटीज हो जाता है, मधुमेह नामक रोग हो जाता है। वो क्यों होता है, वो इसी इंसुलिन की कमी से होता है। क्यों, यही हमारे एक्सेस ग्लूकोज को चेंज करता है किस में, ग्लाइकोजन के अंदर। तो ये तो क्या हो गया, ब्लड शुगर बोलते हैं। एक ऑप्शन दे रखा है फ्रक्टोज, फ्रक्टोज इसे बोलते हैं शुगर केन शुगर। इसे क्या कहा जाता है, इसे शुगर केन शुगर कहा जाता है। इसे ही गन्ने वाली शर्करा कहा जाता है। शुगर केन शुगर यानी इसे गन्ने वाली शर्करा कहा जाता है। तो ये चीज आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए कि शुगर केन शुगर किसको बोलते हैं, गन्ने वाले, इसको बोलते हैं फ्रक्टोज को। ऐसे ही एक क्वेश्चन आता है, निम्न में से किसे फ्रूट शुगर भी कहा जाता है। किसे फ्रूट शुगर यानी फलों वाली शर्करा किसे कहा जाता है। आपने कोई ना कोई प्रकार का फल तो खाया ही होगा, और फल के अंदर जो मिठास होती है, वो मिठास कैसे होती है, वो इसी फ्रक्टोज की वजह से होती है। ठीक है ना। एक क्वेश्चन और आता है, सबसे ज्यादा मीठी शर्करा कौन सी होती है। सबसे मीठी शर्करा ही कौन सी होती है, सबसे मीठी शर्करा, और वो भी पूछे नेचुरल यानी प्राकृतिक रूप से, वो कौन सी होती है, तो वो आप बताओगे फ्रक्टोज होती है। और यही इस क्वेश्चन का ऑप्शन रहेगा कि निम्न में से किसे गन्ने वाली शर्करा कहा जाता है। आपने बताना है फ्रक्टोज को ही कहा जाता है। किसको बोलते हैं, फ्रक्टोज को ही कहा जाता है। या फिर आप जो फल खा रहे हो, वो फल खाने में आपको जितना ज्यादा मीठा लगेगा ना, उसके पीछे रीजन क्या है, तो वो फ्रक्टोज ही होता है। हो जाएगा। तो ये जो एग्जाम्पल थे ना, ये एग्जाम्पल थे हमारे किसके, मोनोसेकेराइड के। और मोनोसेकेराइड का मतलब क्या होता है, ऐसी शर्करा जो क्या हो, सिंगल हो, जो एक ही प्रकार की हो, उसे क्या बोलते हैं, उसे मोनोसेकेराइड कहा जाता है। जैसे ब्लड शुगर का नाम क्या है, ग्लूकोज है। जैसे शुगर कैन शुगर क्या है, फ्रक्टोज है। फ्रूट शुगर कौन सी है, फ्रक्टोज। सबसे मीठी शर्करा भी कौन सी होती है, फ्रक्टोज। और ये आपके ऑप्शन गैलेक्टोज भी क्या होता है, ये भी आपके ग्रेप्स के अंदर होता है। तो याद रखना ये तीनों के तीनों ऑप्शन किसके हैं, ये है मोनोसेकेराइड के। हो जाएगा। तो गन्ने वाली शर्करा किसको बोलते हैं, फ्रक्टोज को। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो इसने पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड आलमंड शुगर, यानी किसे बादाम वाली शर्करा भी कहा जाता है। अब देखो, आप लोगों ने बादाम तो खाया ही होगा या खाते ही होंगे। आप कहते हैं ना कि बादाम खाने से माइंड तेज हो जाता है। वो कैसे होता है, क्यों होता है, सुनो। बादाम खाने में जो टेस्ट आपको लगता है, वो टेस्ट कैसे आया, वो किसकी वजह से आता है। ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉल्ड आलमंड शुगर, यानी किसे बादाम वाली शर्करा भी कहा जाता है। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है ना, वो आपका सही रहने वाला है, माल्टोज। और मैं आपको बता दूं, माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, ये तीनों एग्जाम्पल किसके हैं, ये तीनों एग्जाम्पल है ओलिगोसेकेराइड के। किसके हैं, ओलिगोसेकेराइड के एग्जाम्पल है। ये तीनों के तीनों जो एग्जाम्पल है ना, ये है ओलिगोसेकेराइड, यानी ऐसी शर्करा जो कम से कम तो कितने, 2 और अधिकतम कितने, 9, इन मोनोसेकेराइड के मॉलिक्यूल से मिलकर के जो बनती है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे ओलिगोसेकेराइड कहा जाता है, उसे डाइसेकेराइड कहा जाता है। जैसे अगर हम बात करें ग्लूकोज की, इसे क्या कहा जाता है, माल्टोज की, तो इसको बोलते हैं आलमंड शुगर। इसे क्या कहा जाता है, इसे आलमंड शुगर कहा जाता है। इसे बादाम वाली शर्करा कहा जाता है। जो बादाम को खाने में जो शर्करा है वो कौन सी होती है, तो बादाम वाली शर्करा होती है, जिसका नाम क्या रहता है, माल्टोज।
अगर मैं कहूँ हम जो ड्राई फ्रूट खाते हैं, हम जो ड्राई फ्रूट खाते हैं, ठीक है, ये ड्राई फ्रूट खाने के अंदर भी कौन से टाइप की शर्करा होती है, उसको माल्टोज ही कहते हैं। तो याद रखना, माल्टोज क्या है, एक प्रकार की आलमंड शुगर है, बादाम वाली शर्करा है। अब जो सुक्रोज ऑप्शन दे रखा है, इसे टेबल शुगर कहा जाता है। इसे क्या बोलते हैं, इसे टेबल शुगर कहा जाता है। और टेबल शुगर का मतलब ये हुआ, हम लोग घरों में जिस चीनी का यूज करते हैं, घरों में जिस चीनी का हम यूज करते हैं ना, वो चीनी क्या होती है, वो टेबल शुगर होती है। उसे क्या बोलते हैं, उसे सुक्रोज कहा जाता है। ऐसे ही अगर मैं कहूं कि हनी वाली शर्करा कौन सी होती है, हनी, हनी शुगर बोलते हैं जिसको, हनी शुगर, ठीक है ना, वो कौन सी होती है, सुक्रोज ही होती है। या फिर जो जेगरी शुगर होती है, कौन सी होती है, जेगरी शुगर, जेगरी शुगर। और जेगरी शुगर का मतलब क्या हुआ, गुड़ वाली शर्करा। हम लोग गुड़ खाते हैं, तो गुड़ वाली शर्करा भी किसको बोलते हैं, ये सुक्रोज को ही कहा जाता है। तो याद रखना, टेबल शुगर किसको बोलते हैं, या हनी शुगर किसको बोलते हैं, शहद वाली शर्करा, या गुड़ वाली शर्करा भी किसको बोलते हैं, इसे ही कहा जाएगा। एक ऑप्शन दे रखा है लैक्टोज। तो लैक्टोज कौन सी होती है, इसे मिल्क शुगर कहा जाता है। इसे क्या बोलते हैं, इसे मिल्क शुगर कहा जाता है। इसे दूध वाली शर्करा कहा जाता है। मिल्क शुगर यानी इसे दूध वाली शर्करा कहा जाता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो मैंने कहा हम लोग जब दूध पीते हैं, या दूध को पीने के बाद जो एक प्रकार से मिठास आती है। अब मैं ये नहीं कहता कि आपने दूध के अंदर मीठे को डाला और पी गए, वो अलग बात है। लेकिन अगर आपने बिना कुछ उसमें मिलाए दूध पी रहे हो, तो दूध पीने में आपको थोड़ा सा मिठास दे रहा है। उसके पीछे क्या होती है, एक शर्करा होती है जिसे हम मिल्क शुगर बोलते हैं। उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है लैक्टोज, ठीक है। और यही जो लैक्टोज है, अब देखो थोड़ा सा हम बात करते हैं दूध के ऊपर। दूध वाले कई क्वेश्चन आते हैं, ये किसके अंदर होती है, ये मिल्क के अंदर होती है। अगर आपसे पूछ ले मिल्क के अंदर कौन सी शुगर होती है, तो लैक्टोज होती है। और इसी दूध के अंदर शर्करा कौन सी थी, लैक्टोज थी, ठीक है। इसी दूध के अंदर आपने थोड़ी सी लस्सी को डाल दिया, किसको डाल दिया, लस्सी को डाल दिया, और यही जो लैक्टोज है ये चेंज हो जाएगा किसके अंदर, ये लैक्टिक एसिड के अंदर चेंज हो जाता है। किसमें, लैक्टिक एसिड के अंदर। क्यों, क्योंकि इस लस्सी के अंदर एक बैक्टीरिया था जिसका नाम था लैक्टोबैसिलस। क्या नाम था, लैक्टोबैसिलस नाम का एक बैक्टीरिया था। उसने इस लैक्टोज को चेंज कर दिया किसमें, लैक्टिक एसिड के अंदर। तो याद रखना, दही के अंदर या कर्ड के अंदर कौन से टाइप का एसिड होता है, वो लैक्टिक एसिड होता है। वो बना किससे, लैक्टोज से। लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कौन लेकर के गया, लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया लेकर के गया, ठीक है, हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, बादाम वाली शर्करा या फिर आलमंड शुगर किसको बोलते हैं। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा, माल्टोज को कहा जाता है बादाम वाली शर्करा। सुक्रोज अपन देख लिया और लैक्टोज अपन देख लिया। तो ये किसके ऑप्शन थे, ये थे आपके ओलिगोसैकेराइड यानी डाइसैकेराइड के एग्जांपल, ठीक है। तो आज अपन ने न्यूट्रिशन के अंदर कौन से न्यूट्रिएंट को देख लिया है, कार्बोहाइड्रेट हमारा चल रहा है, थोड़ा सा पेंडिंग रह गया है। एक इसका एग्जांपल है पॉलीसैकेराइड, तो वो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। आज की जो हमारी क्लास है मैं इसको यही फिनिश करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि जो बायो वाली क्लासें हैं ये भी आपको अच्छी प्रकार समझ में आ रही होगी और आप अच्छे से नोट्स बना रहे होंगे, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, धन्यवाद।